नमस्ते, मेरा नाम है विपुल और एक्स क्रिकेटर नाम से मेरा ट्विटर हैंडल, इंस्टा हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है और xcricketer.com नाम से मेरी एक ब्लॉगिंग हिंदी वेबसाइट भी है। मैं ये वीडियो इसमें बना रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस समय चल रहा है, रूस यूक्रेन और उस पे जो रूस पे नाटो ने प्रतिबंध लगाए हैं। 5 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन आशा है कि आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूँगा जो मुझे समझ में आता है। जिन्होंने इतिहास और कूटनीति के बारे में पढ़ा होगा उनको गुप्त संधियों के बारे में पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ऐसी गुप्त संधियों के कारण हुआ था। और गुप्त संधियों में ऐसा होता है कि जैसे नाटो तो सबके सामने संधि है, कुछ गुप्त संधियाँ कुछ देशों के बीच में ऐसी होती हैं जो कि जैसे अगर भारत और रूस की संधि है कि अगर पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा तो रूस भारत का साथ देगा, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो रूस भारत का साथ नहीं देगा। ऐसी कुछ संधि हुई थी। अच्छा, तो इस तरीके की संधियाँ होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती। दूसरी बात यह कि अब दुनिया पहले की तरीका से नहीं रह जाएगी, किसी भी तरीके से ना रह गई है ना रह पाएगी। 1945 के बाद में पहली बार ये इतना बड़ा कुछ हुआ है। आप कहेंगे 89 में भी हुआ था, 89 में हुआ था, लेकिन 89 में तो सोवियत संघ ने सरेंडर कर दिया था। एक तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव इनके एजेंट थे अमेरिका के, तो सोवियत संघ खत्म हो गया था। उसमें इतनी जनहानि धनहानि या भविष्य को लेकर इतने दुष्परिणाम आने वाले नहीं थे जितना इस समय है, क्योंकि रूस ने खुलेआम युद्ध की धमकी दे दी है। रूस को पूरा एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया है यूरोप से। उस पर सैंक्शन तमाम लगा दिए गए हैं, हवाई यात्रा उसकी बंद कर दी गई है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन को जूडो महासंघ के उससे मानद अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है, और वो ऐसा आदमी है जो जल्दी ये बातें भूलेगा नहीं। अब ऐसी दशा में हम इसको केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। भारत का अब गुटनिरपेक्ष रहना नहीं समझ में आएगा। गुटनिरपेक्ष नहीं रह सकता भारत इस समय, क्योंकि एक तो जब से यूएनएससी में भारत, यूएई और चाइना ने मतदान से जो परहेज किया है, तो उससे खुल के ये आ रहा है पश्चिमी मीडिया की नज़र में कि भारत, चाइना और यूएई इसमें रूस के साथ हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इस समय ये है कि जब रूस पे यूरोप प्रतिबंध लगाएगा तो उसको कोई नए मार्केट देखने पड़ेंगे जहाँ से उसका काम सुचारू रूप से चले। स्वाभाविक तौर पे वो 2 जगह जाएगा। एक जगह होती है अफ्रीका और दूसरी जगह होती है आपकी दक्षिण अमेरिका। अब यहाँ पे भारत की कूटनीति की कुशल परीक्षा है। अब यहाँ पे आपके शशि थरूर काम आएंगे। शशि थरूर भारत का एक 4 या 5 ब्रिलियंट माइंड्स में एक है, जिसको न केवल कांग्रेस ने बल्कि नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने भी एक तरीके से उसकी छवि एक लड़कीबाज टाइप की बना दी, जबकि वो बहुत ब्रिलियंट आदमी है। और ये भाजपा के मीडिया सेल का परसेप्शन ऐसा होता है कि वो इस तरीके से बना देते हैं, मीम बनने लगते हैं, वीडियो बनने लगते हैं, ऑडियो बनने लगते हैं, व्हाट्सएप चैट आने लगती है। आईटी सेल का पूरा काम होता है किसी व्यक्ति का चरित्र हनन करने का। और ये कांग्रेस भी करती है, केवल भाजपा नहीं करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है अपने को बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए। तो नरेंद्र मोदी वाली लॉबी ने और राहुल गांधी वाली लॉबी ने मिलकर शशि थरूर की ऐसी छवि बना दी, जबकि शशि थरूर बहुत ब्रिलियंट आदमी है। ये पहले विदेश राज्य मंत्री रहा था। उसने सबसे पहली बार आगाह किया था कि अफ्रीका में चाइना का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। चाइना अफ्रीका के कई देशों को कर्जा दे रहा है, वहाँ माइनिंग में जा रहा है और ऑयल ढूंढने के लिए जा रहा है, माइनिंग में जा रहा है, तमाम जगह वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और शशि थरूर के अफ्रीकी देशों से बहुत अच्छे संबंध है, वो अफ्रीकी मामलों का जानकार है। ये शायद आप भी जानते होंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप भी जानते होंगे ये, अगर आप उस समय 7 या 8 में पढ़ रहे होंगे। शशि थरूर बहुत ब्रिलियंट आदमी है कूटनीति के मामले में, और अफ्रीका के कई देशों को भारत के पक्ष में कर सकता है। अब रूस जाएगा अफ्रीका, क्योंकि उसको, अब रूस जब अफ्रीका जाएगा तो वहाँ चीन ऑलरेडी है। वहाँ आप जब अभी वर्तमान में गूगल भी करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अफ्रीका की कई बड़ी कंपनियों में चीन की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सेदारी है। और दूसरा बचा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका भी अफ्रीका ही जैसा है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में अमेरिका का, यूएसए का हस्तक्षेप ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अब चाइना वहाँ अपने पैर पसार रहा है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना और ये चिली और उरुग्वे, पराग्वे सब जगह अपने, और ये क्यूबा वगैरह तो वैसे भी इनसे खार पाए बैठे रहते हैं।
तो भारत के लिए मजबूरी हो गई है अपना एक क्या कहते हैं उसको, पक्ष लेना। और ये अमेरिका की तरफ अब नहीं जा सकते हैं। अमेरिका की तरफ जाने का मतलब वही हाल है जो इनका जो यूक्रेन का हाल हुआ है, तो इनका हाल, या अफ़गानिस्तान में जो ये अभी आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भागे हैं, वो हाल होगा। तो और कूटनीति की एक विशेषता होती है कि ये स्थायी होती है, ये व्यक्तियों के आधार पर बदलती नहीं है। तो भारत की कूटनीति पारंपरिक रूप से रूस के समर्थन में रही है, अमेरिका के समर्थन में धीमे धीमे जा रही है। और ये बात भी सत्य है कि अमेरिका की जो गूगल है या कई कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनमें भारत के लोग हैं। लेकिन आप कमला हैरिस को भी भारत का मानते होंगे, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका के हैं, भारत के नहीं हैं। रूस के ऊपर इतने प्रतिबंध लगे हैं, गूगल ने प्रतिबंध लगा दिया है, फेसबुक ने प्रतिबंध लगा दिया है, यूट्यूब पे प्रतिबंध लगा दिया है, विदेश उनके फ्लाइट हो गए। तो अब इसके संबंध बिल्कुल नहीं रह जाएंगे यूरोप से पहले के तरीके, अमेरिका से पहले की तरह। दूसरी बात, पहली बार 1945 के बाद ऐसा हुआ है कि रूस अमेरिका सीधे तौर पे आमने सामने, पहले सोवियत संघ था, अब सीधे तौर पे आमने सामने। तो इसके निहितार्थ बहुत गंभीर और बहुत बड़े हैं। और जहाँ पे पुतिन जैसा शासक होगा तो वो ये चीज़ें भूलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हो सकता है अभी विश्व युद्ध ना हो, अभी रूस पर वापस खींच ले अपने और माफिया भी मांग ले, लेकिन मन में गांठ रह जाएगी। और अगर ये अभी रूस ने पैर वापस खींचा तो 3 या 4 या 5 या हद से हद 10 साल में रूस अमेरिका में कहीं ना कहीं सीधा टकराव होगा और परमाणु हमले होंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि 1945 में जब वर्ल्ड ऑर्डर बना तो अमेरिका नंबर 1 पे इसलिए रहा क्योंकि उसने परमाणु हमला कर दिया था, और किसी देश ने परमाणु हमला नहीं किया था, अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर अमेरिका सबसे आगे आ गया, ब्रिटेन उसके पिछलग्गू बना रहा, फ्रांस अपने अलग ही रहा, लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहा क्योंकि वो मित्र राष्ट्रों के साथ में, तो सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के साथ में था, लेकिन वो अमेरिका से 2 कदम पीछे ही रहा और उसने हमला नहीं किया था कभी भी परमाणु, और सोवियत संघ ने अभी तक नहीं किया किसी को परमाणु हमला। तो अब जो पुतिन जिस तरीके का आदमी है वो स्पष्ट रूप से सोचेगा, वो जो ये बात हम और आप जानते और समझते हैं, क्या वो नहीं समझता होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका नंबर 1 पे कैसे हो गया, केवल परमाणु हमले से। और इस समय अमेरिका में पिछले 100 साल में सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति है जिसका नाम जो बिडेन है। एक बात और, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए लेकिन मैं इसको कहना चाहूँगा कि मैंने इस्लामिक विचारधारा के बारे में आपको बताया था। अमेरिका की पुरानी परंपरा रही है इस्लामिक आतंकवादियों को सपोर्ट करने की। कहीं भी आप देख लीजिए, इस्लामिक आतंकवाद जहाँ भी बढ़ता है वहाँ अमेरिका पीछे होता है। कहीं भी देख लीजिए आप, सीरिया से लेकर कश्मीर तक, अफ़गानिस्तान, चेचन्या, आपका जो उइगर प्रांत है चीन में। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या इस्लामिक आतंकवाद है, पहले भी रही है, अभी भी रही है। तो भारत को अगर इस्लामिक आतंकवाद से निपटना है तो अमेरिका उसकी कतई मदद नहीं करेगा। इस धोखे में जो रहते हैं वो मतलब अपने दिमाग से निकाल दें। अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद का पोषक और प्रश्रयदाता है। वो कभी भी भारत को इस्लामिक आतंकवाद से निपटने की छूट नहीं देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि वही उनके सरपरस्त हैं। हुआ क्या है, इस्लामिक आतंकवाद को अमेरिका ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया है कि वो ये जानते थे कि हमारा तो महाद्वीप बहुत दूर है, यहाँ तो ये लोग आएंगे नहीं, तो ये एशिया में या यूरोप में ये लड़वाते रहे और पूरा फ़ायदा उठाते रहे। और यहाँ पे इस्लामिस्ट की जनसंख्या भी बहुत न्यूनतम थी, अब बढ़ रही है। तो इस्लामिक आतंकवाद को अमेरिका ने हमेशा अपने पक्ष में प्रयोग किया। ये बात चीन भी अच्छी तरीके से जानता है, ये बात रूस भी अच्छी तरीके से जानता है, केवल भारत के ही लोग इस बात को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। वो जो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं लिबरल समझ के, वो इस बात को मतलब बिल्कुल दिमाग से लगाने, पूरा कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, आप पढ़े लिखे हैं, इस्लामिक आतंकवाद को जितना प्रश्रय जितना अमेरिका ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। रूस चेचन आतंकवादियों को दबोच लेता है, चीन उग्र पाकिस्तान से सपोर्ट के बाद भी उग्र लोगों को ऐसे तैसे करे रहता है। रूस और चीन इस्लामिक आतंकवाद से निपटने में सक्षम हैं। और चूँकि भारत में इस समय एक ऐसी सरकार है जो इस्लामिक आतंकवाद की विरोधी समझी जाती है, हो भले न समझी जाती है, तो ये अमेरिका की तरफ नहीं जा सकते और इनको एक पक्ष चुनना ही पड़ेगा अभी से लेकर 10 साल तक।
तो अब पक्ष चुनने में बात ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीति व्यक्ति विशेष होती है, कूटनीति स्थायी होती है। तो कूटनीति में जो भी पहुंच जाता है मतलब भारत के मुखिया के पद पे, तो उसको विश्व ऑर्डर के हिसाब से अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने आपके पिताजी हैं लेकिन और आपका पड़ोस में किसी से यादव जी से व्यवहार चलता है, लेकिन आप घर का, लेकिन आप उनसे मारपीट कराए जाके, तो पिताजी ने माफ़ी वाफ़ी मंगवा दी, बात खत्म हो गई, शादी बारात संबंध के व्यवहार नहीं टूटे। लेकिन जब पिताजी आपके नहीं रहे, आप मुखिया हैं और आप मारपीट कराए जाके, तो वो संबंध हमेशा के लिए टूट जाएंगे। तो यही समझ लीजिए कि जब आदमी राष्ट्र के अध्यक्ष पर पहुंच जाता है, वो दूसरे देश संबंध में यही होता है। तो वो जो घरेलू स्तर पे कहता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कह सकता, ना कर सकता। तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी की भी सरकार हो, जो खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं, वो भी इन परिस्थितियों में रूस के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रूस इनका पुराना सहयोगी है। इस्लामिक आतंकवाद, जो भी कूटनीति को अच्छी तरीके से जानता है वो ये बात जानता है कि अमेरिका ही इस्लामिक आतंकवाद प्रश्रयदाता है। इसलिए भारत चूंकि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ता रहा है हमेशा, इसलिए भारत कभी भी अमेरिका की तरफ जा ही नहीं सकता। तो भारत की मजबूरी हो जाएगी रूस की तरफ जानना। इस समय पे शशि थरूर की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अब बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बाकी दूसरे भाग में करूँगा। मेरी समझ में इंडिया में दो ब्रिलियंट माइंड ऐसे हैं जो अच्छे मतलब जो प्रयोग किए जा सकते हैं। एक शशि थरूर, दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क वही है जो क्लेवर और कनिंग में फ़र्क होता है। शशि थरूर क्लेवर है, लेकिन ये सुब्रमण्यम स्वामी धूर्त है, तो इसका भरोसा नहीं कर सकते हैं। जयशंकर बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, जो अपना विदेश मंत्री है, और मोदी भी कम नहीं है। तो अब मैं दूसरे वीडियो में और बात करूँगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। xcricket.com वेबसाइट एक बार ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, EXXCRICKETER.com। और ट्विटर हैंडल मेरा है @EXX_CRICKETER. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ। बाकी आगे मैं इतिहास माला नाम से एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, और दूसरा क्रिकेट वर्णन नाम से एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो इसी चैनल पर रहेगा, तो आप देखिए, और नमस्कार।